शीना नर्म मखमली बिस्तर पर चित लेटी हुई थी। न जाने कितनी देर गुजरी थी। घड़ी की सुइयों ने दायरे में कितनी देर सफ़र किया था और सूरज कितनी बार तुलू होकर ढल गया था, कुछ मालूम नहीं था। बिलाखिर उसकी आंखों पर तने स्याह पर्दे के अंदर से धीमी रोशनी चमकने लगी और उसने नीम व आंखें खोल दी। चंद लम्हे लगे उसे होश में लौटने के लिए, फिर आंखें नम हुईं और आंसू गालों पर बहने लगे। उसे सब याद आ रहा था। होश खोने से पहले उसने हसीब को बेहद बुरी हालत में देखा था। वो खून में लथपथ अंदर से लड़खड़ाता हुआ निकला था, फिर वहीं गिर गया था। उसके होंठों से कराह निकली, फिर तड़प कर उठी। हसीब, वो उसका नाम पुकारती हुई दरवाजे की तरफ आई थी कि दरवाज़ा खुला और अम्मी अंदर आईं। वो धाड़े मारती हुई उनसे लिपट गई। अम्मी, हसीब कहाँ हैं? वो कैसे हैं? उन्हें क्या हुआ था? मुझे उनके पास जाना है। वो रोती हुई फिर से होश खो रही थी। रो मत बेटा, वो बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, खुद को हल्कान मत करो। उन्होंने उसे संभालने की कोशिश की थी, अगरचे वो खुद भी बेहद निढाल थी। क्या हुआ था उन्हें? अम्मी, अगर उन्हें कुछ हुआ है तो मैं भी नहीं जी सकूंगी। प्लीज़ मुझे बताएं वो कहाँ हैं। शीना ने उन्हें झिंझोड़ा। वो आ रहे हैं वापस और हसीब बिल्कुल ठीक है, खतरे की कोई बात नहीं, मेरा यकीन करो। मेरी अभी उन्हीं से बात हुई है। शीना ने बेयकीनी से उन्हें देखा। कहीं वो उसे हौसला देने को झूठ तो नहीं बोल रही थी। अम्मी, आप सच कह रही हैं ना? वो बेकरार होकर बोली। हाँ, यहाँ आओ, बैठो। और उसे बेड तक ले गई वो। हसीब सीढ़ियों से गिरा है और उसे हल्की सी चोट तो आई है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो उसे साथ लगाए बोली। वो सीढ़ियों से नहीं गिरे अम्मी, कुछ और हुआ है। वो बोलने लगी थी कि रुक गई। शायद उन लोगों ने अम्मी से कुछ छुपाया था। उन्हें कुछ मालूम नहीं था कि क्या हुआ है। वो चुप सी होकर उन्हें देखने लगी। इतनी छोटी बातों पर परेशान ना हुआ करो। परेशानियां तो आती रहती हैं, उनका मुकाबला करने के लिए सब्र और हौसले से काम लेना पड़ता है। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर थपका। उसका दिल किया कि उड़कर वहां चली जाए जहां वो था। पता नहीं क्या हुआ था, किस हाल में था वो। अम्मी के सामने ज़्यादा परेशानी जाहिर करके वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। उन्होंने अभी अभी शोहर खोया था, मगर उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। हसीब हॉस्पिटल के बेड पर लेटा था। उसकी शर्ट उतार दी गई थी और कुशादा सीना नज़र आ रहा था। इर्द गिर्द चंद डॉक्टर्स और नर्सिस की टीम थी। वो होश में था, मगर होंठ तकलीफ से भिंजे हुए थे। बाहर राहदारी में इलियास चकरा रहा था। आप खुशकिस्मत हैं चौधरी साहब, जो गोली सीधी नहीं लगी। अगर पेट के अंदर चली जाती तो बहुत नुकसान हो सकता था। एक डॉक्टर ने महारत से उसके ज़ख्म की ड्रेसिंग करते हुए कहा। उसकी नाफ से ज़रा ऊपर पसलियों से नीचे ज़ख्म का निशान था। एक तरफ स्टैंड पर खून की बोतल टंगी थी। सुर्ख सियाल कतरा कतरा करके उसकी रगों में जा रहा था। आपको गोली एक तरफ से लगी थी और जिल्द को उधेड़ती हुई गुजर गई। चरका सा लगा है, मगर तशवीश की कोई बात नहीं, सिर्फ खून ज़्यादा बह निकला है। मैंने स्टिचेस लगा दिए हैं, चंद दिन आराम करें और आप भले चंगे हो जाएं। डॉक्टर ने कहा तो वो तकलीफ के बावजूद मुस्कुरा दिया। गुजरे लम्हों की फिल्म सी आंखों के सामने चलने लगी थी। वो और चचा एडवोकेट अदील अहमद के साथ बैठे थे। वकील ने वसीयत सुनाई तो चचा हत्थे से उखड़ गए थे, फिर गालियां बकते हुए उस पर हमला किया था। शायद उन्हें यकीन था कि बाबा ने उसे आग किया होगा, लेकिन वसीयत उनके अंदाज़ों के बरक्स निकली थी। गैज़ो गज़ब और दौलत की हवस से बेकाबू होकर वो उसकी तरफ आए थे। लिबास में कहीं एक छोटा सा पिस्तौल था। जब वो उन्होंने उस पर ताना तो वो एक लम्हे के लिए साकित रह गया था। खून के रिश्तों को यूं दौलत के लिए बरसरे बेकार होते देखना हैरान कुन था। उसने इस तरारी अंदाज में बचाव की कोशिश की थी। गोली पेट में जाने की बजाय स्किन के साथ रगड़ खाती हुई निकल गई थी, मगर खून बहुत तेजी से निकला था। चौधरी अकरम को दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं मिला था। इलियास, जो बाहर ही मौजूद था, गोली की आवाज़ सुनकर अंदर आया था। फिर चील की तरह अकरम पर झपटा और पिस्तौल छीनकर उसे रगेदता हुआ दीवार तक ले गया। हसीब बाहर की तरफ भागा था, हाथ पेट पर दबा हुआ था और खून तवातुर से बहने के सबब आंखों के सामने नीले पीले दायरे नाचने लगे थे। हाथ पैर बेजान से होने लगे थे। गिरने से पहले उसने जो आखिरी मंजर देखा था वो आंखों में जम गया था। उसे देखकर शीना चीखती हुई उसकी तरफ आई थी। उसकी आंखों में वहशत समाई हुई थी, फिर दीवानों की तरह उसे लिपटी थी। उसने आंखें बंद की। डॉक्टर्स अब रूम से जा रहे थे। वो उसे टटोल टटोल कर पूछ रही थी कि क्या हुआ है। उसका खूबसूरत चेहरा आंसुओं से भीग रहा था।
ہونٹ لرز رہے تھے۔ حسیب کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا شینا اس کے لیے پریشان تھی؟ اس نے سوچا تو زخم کی اذیت کچھ کم ہوتی محسوس ہوئی۔ دل اس کے پاس جانے کو بےتاب ہوا۔ الیاس کمرے میں اندر آ کر بھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آپ سلامت ہیں۔ اگر بڑے چودھری کے بعد آپ کو بھی کچھ ہو جاتا تو حویلی یتیم ہو جاتی۔ اس دیو جیسے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آنا عجیب منظر تھا۔ حسیب اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ دن پہلے یہی انسان اس کا دشمن بنا ہوا تھا۔ اب وقت بدل گیا تھا، مگر کچھ بھی ہو وہ وفادار تھا۔ پہلے اس کے بابا کا اور اب اس کا۔ انسان بدل گیا تھا، اس کی ریت نہیں بدلی تھی۔ الیاس میں گھر جانا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ جتنی جلدی ہو سکے وہ یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ کسی کو دیکھنا تھا اسے جی بھر کے۔ نہیں چھوٹے چودھری، ایسے نہ کریں، کچھ دن یہاں رہ لیں تاکہ زخم بھر جائیں۔ نہیں الیاس، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ میں خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں اور چل پھر بھی سکتا ہوں، حسیب بولا، پھر خون کا پائپ الگ کر کے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کے ہونٹوں سے درد بھری کراہ نکلی تھی، مگر وہ بیٹھ گیا۔ تکلیف سے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے تھے۔ چھوٹے چودھری ضد نہ کریں، الیاس نے منت کی تھی، مگر حسیب کھڑا ہونے لگا۔ نہیں الیاس، مجھے جانا ہوگا۔ میں ایک لمحہ بھی یہاں نہیں رہ سکتا۔ اس کی روح بے چین ہو رہی تھی۔ وہ اپنی رگے جاں کے پاس جانا چاہتا تھا۔ الیاس نے اس کے دو ٹوک انداز کے سامنے ہار مان لی۔ حسیب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا باہر کی طرف آیا۔ وہ تیز نہیں چل پا رہا تھا۔ الیاس نے اس کے نہ کرنے کے باوجود اس کا کندھا تھام کر سہارا دیا۔ شینا بولائی سی پھر رہی تھی۔ دل و دماغ میں طوفان برپا تھا۔ حویلی میں یہ افواہ گردش کر رہی تھی کہ حسیب کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے معمولی چوٹ آئی ہے اور ہسپتال لے جایا گیا ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ چوٹ سیڑھیوں سے گر کر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ کچھ اور ہی تھا، اور شاید چند لمحے پہلے گولی چلنے کی ہی آواز آئی تھی۔ وہ بے چین سی حویلی میں چکرا رہی تھی۔ اس کا نمبر نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کیسے جائے اس کے پاس؟ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ چچا کہاں ہیں اب؟ حسیب نے الیاس سے پوچھا، جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کار چلا رہا تھا۔ میں نے انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ پہلا خیال تھا کہ پولیس کو کال کر کے انہیں اریسٹ کرا دوں۔ عدیل احمد بھی یہی کہہ رہے تھے، مگر آپ کی حالت تشویشناک تھی، اس لیے میں آپ کو ہاسپٹل لے آیا۔ اس نے متانت سے کہا تو حسیب نے سر جھٹکا۔ اب آپ واپس جا کر جو بھی فیصلہ چاہیں کر لیں۔ حویلی میں سب پریشان ہوں گے۔ حسیب کی نظریں ونڈ شیلڈ کے سامنے جمی ہوئی تھیں۔ گاڑی کی رفتار کافی آہستہ تھی۔ الیاس اس کی تکلیف کے خیال سے دھیمی رفتار سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ نہیں، میں نے کسی کو بھنک نہیں پڑنے دی۔ سب سے کہا ہے کہ آپ کو سیڑھیوں سے گر کر چوٹ آئی ہے، الیاس بولا۔ یہ اچھا کیا تم نے، مگر شینا نے مجھے زخمی حالت میں دیکھا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ حویلی کے پورچ میں آ کر گاڑی رکی، پھر وہ مدھم قدموں سے ٹھہر کر چلتا اندر کی طرف آیا۔ سامنے ہی شینا امی کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دور سے بھی نظر آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے حسیب کو لگا کہ وہ بھاگ کر اس کی طرف آنا چاہتی ہے۔ وہ سنبھل کر چلتا ان کی طرف آیا، پھر مسکرا دیا۔ تکلیف کا احساس اس نے چہرے پر آنے نہیں دیا تھا۔ پھر ایک بھرپور نظر شینا کے ستے چہرے پر ڈالی۔ کیا ہوا تھا بیٹا؟ کہاں سے گر گئے تھے؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ امی پریشان سی اس کی طرف آئیں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، پریشان نہ ہوں۔ اس نے انہیں دلاسا دیا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اگر الیاس انہیں ساری بات بتا دیتا تو یقیناً ان پہ بہت برا اثر پڑتا۔ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ابھی وہ بڑے چودھری کی موت سے سنبھلنے نہیں پائی تھی۔ وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اندر آیا۔ شینا ساتھ ہی تھی۔ حسیب مسکرا رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی تکلیف اور اس کی چال میں موجود ہلکی سی لرزش اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ تھی۔ دل اندیشوں کی زد میں تھا۔ حسیب، کیا ہوا ہے آپ کو؟ بتائیں مجھے پلیز، آپ نے میری جان ہی نکال دی تھی۔ حسیب کمرے میں آ کر نڈھال سا بیڈ پر بیٹھا تو شینا خوف زدہ سی اس کے پاس آن بیٹھی۔ جو منظر اس نے دیکھا تھا وہ بھلانے کے قابل نہ تھا۔ کچھ نہیں ہوا، تمہارے سامنے تو ہوں۔ وہ مسکرایا، پھر اسے بغور دیکھا۔ اس کے چہرے پہ جیسے تشویش اور فکر مندی تھی۔ کیا یہ اس کے لیے تھی؟ اس کے دل میں امید بھرا احساس جاگا تھا۔ نہیں، آپ کا بہت خون بہہ رہا تھا، گر گئے تھے آپ، پلیز کیا ہوا ہے مجھے بتائیں۔ وہ فکر مند سی اس کے قریب ہوئی۔ خود دیکھ لو۔ حسیب نے شرٹ کے چند بٹن کھولے۔ اس کا مضبوط کثرتی جسم نمودار ہوا جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اف خدایا! شینا کی آنکھیں پھیل گئی۔ اتنی زیادہ چوٹ آئی ہے آپ کو اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا؟ بتائیں مجھے، کس نے کیا ہے؟ وہ اس پہ خفا ہوئی۔
हसीब को ये खफगी अच्छी लगी थी। वो उसके कोमल चेहरे को वारफ्तगी से देखने लगा। आंखों में मोहब्बत के दीप जल उठे थे। तुम परेशान हो जाओगी शीना, वो बोला। नहीं, मुझे मालूम होना चाहिए, वो बस जिद हुई। हसीब उसे बताने लगा तो वो गौर से सुने गई। आंखों में अंदेशे सरसरा रहे थे। यहाँ खतरात हैं, इसलिए तुम्हें शहर भिजवाना चाहता हूँ। आखिर में वो बोला, आप उन्हें पुलिस के हवाले कर दें। वो बोली और फिर होंठ काटने लगी। शहर जाना नहीं चाहती थी और अब लेट जाएं, प्लीज़ आराम करें। वो उसके सर हो गई। हसीब को पाँव ऊपर करके लेटते ही बनी। हसीब को बेड रेस्ट करते हुए कई दिन होने लगे थे। जख्म तकरीबन मुंदमिल हो चुका था और वो आज़ादाना घूमने फिरने भी लगा था। अभी चचा से मिलकर आ रहा था जो कमरे में बंद थे। इलियास ने उन्हें शायद मुक्का मारा था और उनका जबड़ा टूट गया था। वो उनके बारे में कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। उनका जुर्म खासा संगीन था। आप फिर उठ गए हैं? शीना कमरे में आई तो उसे टहलता देखकर खफा सी घूरने लगी। हसीब मुस्कुराया था। अब कितना रेस्ट कराओगी मुझे यार, थक गया हूँ मैं लेट लेट कर। उसने जैसे दुहाई दी, मगर शीना पर असर नहीं हुआ। आप लेटें, मैं आपके ज़ख्म की ड्रेसिंग कर दूं। वो उसकी तरफ आई तो हसीब ने बेबसी से उसे देखा। जब से वो आया था शीना उसके ज़ख्म पर दवा लगाकर नई पट्टी कर देती थी। उसकी तवज्जो और मसीहाई का एजाज़ था कि हसीब का ज़ख्म हैरान कुन तेज़ी से भरा था। अब भी ज़िद करने लगी। उसे लेटने पर मजबूर करके वो उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। फिर कल वाली पट्टी हटाई। ज़ख्म का बस निशान था। दवा की बोतल खोलकर उसने रुई उसमें डबोई, फिर अपनी नाजुक हाथों से लगाने लगी। हसीब यकटुक उसे देख रहा था। वो क्रीम कलर की नफीस सी शर्ट और सफ़ेद चूड़ीदार पाजामे में थी। दुपट्टा दूधिया गर्दन से लिपटा कमर पर झूल रहा था। स्याह रेशमी जुल्फ़ें जो अगले सिरों से ब्राउन सी हो रही थी, कैचर में कैद, कंधे पर सामने की तरफ थी। वो नज़रों से उसके चेहरे पर बोसा देने लगा। शीना ने अपने चेहरे पर उसकी नज़रों का इर्तकाज़ महसूस कर लिया। नज़रें उठाकर उसे देखा। आंखें चार हुईं। ऐसे क्या देख रहे हैं? पलकें झपक कर पूछा गया। आज शाम को तैयार रहना, हम कहीं जाएंगे। हसीब आहिस्ता से बोला तो शीना अफसुर्दा हुई। शहर जाएंगे? वो यकीनन फिर उसे शहर छोड़ाना चाहता था। दिल बेतरह से उदास हुआ। दवा लगाकर वो बैंडेज मुकम्मल करने के बाद अब उसकी शर्ट के बटन बंद करने लगी। आज मौसम अब्र आलूद था। आसमान पर बादलों की टुकड़ियां जमा हो रही थी। गाड़ी मध्यम रफ्तार से गांव की सड़क पर चल रही थी। शीना पैसेंजर सीट पर थी, मुंह फूला हुआ था। हसीब ड्राइव कर रहा था। सड़क के दोनों तरफ घने दरख्त थे और हरियाली ही हरियाली थी। वो गाहे बगाहे कनखियों से शीना को देख लेता था, जिसे वो साथ ये कहकर लाया था कि वो शहर जा रहे हैं। शीना, क्या सोच रही हो? बिलाखिर हसीब ने उसे मुखातिब किया तो शीना ने शिकवा कुना नज़रों से उसे देखा, जैसे बोल रही हो कि जुल्म भी करते हो और रोने की वजह भी पूछते हो। पता है तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ? वो उसके खफगी भरे चेहरे को देखकर बोला। शीना ने पलकें झुकाईं। शहर लेकर जा रहे हैं, वो उमड़ आने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए बोली। अच्छा है ना, शहर में रहोगी मेरे बगैर सुकून से। वो उसे देखने लगा। आंखों में मोहब्बत हलकोरे ले रही थी। वो उसे शहर नहीं लेकर जा रहा था, मगर वो नहीं जानती थी। तकलीफ से बाहर देखने लगी। उसके बगैर भी कोई ज़िंदगी होती। एक बात बताओ शीना, तुम उस दिन रो क्यों रही थी? आहिस्ता से पूछा गया। कब? वो आंखों में आंसू लिए सरापा सवाल बन गई। जब मैं ज़ख्मी हुआ था, मैंने देखा था तुम रो रही थी। नहीं तो मैं तो नहीं रोई थी, वो बोली, मगर गले में आंसुओं का गोला सा अटकने लगा था। आवाज़ भरा गई थी। हसीब ने आहिस्ता से उसकी ठोड़ी तले उंगली रखकर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। उसकी आंखें लबालब भरी हुई थी। वो चंद लम्हे उसे देखती बे आवाज़ रोती रही। फिर ज़ब्त के बंधन टूट गए। उसकी ज़ात बिखर गई। वो हसीब के कंधे से आ लगी, बाजू उसके गले में हाइल कर दिए। वो जो ड्राइविंग कर रहा था गाड़ी रोक गया। चंद लम्हे उसके हिचकियों से लरसते नाजुक वजूद को देखता रहा, फिर आहिस्ता से अपने बाजू उसके गिर्द हाइल कर दिए। हसीब, प्लीज़ मुझे नहीं जाना, आपसे दूर मुझे शहर नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है। मुझे आपसे अजीज़ कोई नहीं है हसीब, मुझे अपने पास रहने दे। आई लव यू सो मच। उसके कुशादा सीने से चेहरा रगड़ते हुए वो सिसकी थी। हस्ती के तमाम रास्ते आपसे शुरू होकर आप पर ही ख़त्म होते हैं। आपसे दूर होकर मैं अपनी ही हस्ती खो बैठूंगी। आंसू उसकी शर्ट में जज्ब हो रहे थे। तुम कहीं नहीं जा रही हो शीनो। अपने वजूद के टुकड़े को कोई कैसे जुदा कर सकता है खुद से?
हम हर मौसम में एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम मेरी ज़िंदगी के गुलशन में खिलने वाला वो फूल हो जो मेरी ज़ात को तरोताज़ा रखता है, जो मेरी तकलीफ़ों को शिफा देता है। आवाज़ जज्बों से बोझल थी। मैं तुम्हें शहर लेकर नहीं जा रहा था, ज़रा नीचे आओ। वो उसे खुद से जुदा करके नीचे उतरा। शीना भी रोई रोई हुई सी साथ उतरी थी। यह खूबसूरत सी जगह थी। ऊंचे नीचे दरख्त थे और करीब ही नहर का पानी हल्का शोर कर रहा था। हसीब उसके कंधे के गिर्द बाजू लपेट कर उसे एक तरफ लाया जहाँ दो दरख्त एक दूसरे के सामने इस्तादा थे। ये कदरे ऊंची जगह थी जहाँ से दूर दूर तक देखा जा सकता था। आज से 5 साल पहले जब मैं शहर नहीं गया था, तब ये पूरी दुनिया में मेरी पसंदीदा जगह थी। मैं जब भी उदास होता तो यहाँ आता था, जब कभी कभार खुश होता तब भी यहाँ का रुख करता था। यहाँ इन दरख्तों के साथ टेक लगाकर मेरी अनगिनत दोपहरें और शामें गुजरी हैं। मैंने इन्हें अपनी हर बात बताई है। वो एक जज्ब से बोला था, फिर घास के मखमली फर्श पर बैठकर दरख्त के तने से टेक लगा गया। शीना करीब ही बैठ गई। इतना खूबसूरत माहौल उसे सहर ज़दा कर रहा था। ऊपर से हसीब का साथ, उसका दिल अजीब लय पे धड़क रहा था। पता है ये दरख्त किसने लगाए हैं? हसीब ने पूछा। किसने? उसके लबों से निकला। मैंने लगाए थे, तकरीबन 8 साल पहले। मैं रोज़ इन्हें देखने आता था, फिर नहर से पानी ला ला कर इन्हें डालता। ये बड़े होते गए। वो फिर बोला और उसके गालों को छुआ। शीनो, मैं चाहता हूँ हमारा ताल्लुक भी इन दरख्तों की तरह हो। जैसे ये पहले कमज़ोर थे, फिर तनावर दरख्त बन गए और अब आमने सामने मौजूद दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। ऐसे हम भी एक दूसरे के साथ रहें, दुख दर्द खुशी गम, हर एक बात में एक दूसरे का सहारा बनकर। वो बोला, इंशाअल्लाह। शीना के होंठों से निकला था। मुझे कहा कि शहर जाएंगे और यहाँ ले आए। वो अब उसे सताने के मूड में थी। हाँ, शहर के नाम से तुम्हारे मुंह पर 12 जो बजना शुरू हो जाते हैं, इसलिए यहाँ लाया। तरस आ गया था मुझे। उसने जैसे कॉलर खड़े किए। बड़े आए तरस खाने वाले। मैं तो कभी ना जाती आपके साथ। दूसरे दिन फिर आ जाती हवेली। वो मुंह बनाकर बोली, फिर हसीब को अपनी तरफ आता देखकर बौखला कर भागी। रुख गाड़ी की तरफ था। वो उसके पीछे ही भागा था। बारिश अब तड़ातड़ बरसने लगी। इर्द गिर्द लगे दरख्त और वो दोनों भीग चुके थे। पानी शीना के बालों में मोती बनकर चमक रहा था। अच्छा, अब घर तो चले, मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। गाड़ी में वो बैठ गई तो वो भी साथ आन बैठा। दोनों पर अजीब सी तमानियत का एहसास गालिब था। आंखों में खुशियों की उम्मीदें जाग रही थी, जगमगा रही थी। ये हवेली का एक अलग थलग कमरा था जिसका दरवाज़ा मजबूत सागवानी लकड़ी से बनाया गया था। हसीब उसके सामने खड़ा था, साथ ही इलियास था। हसीब के इशारे पर इलियास ने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आया था। सामने ही फर्श पर बिछे दबीज कालीन पर चौधरी अकरम आलती पालती मारे बैठे थे। उनके कपड़े मैले और मसले हुए थे और चेहरे पर बेबसी और गैज़ो गज़ब के मिले जुले तासुरात थे। लेकिन सबसे नुमायाँ चीज़ उनका चेहरा था जो बेतहाशा सूझा हुआ था। हसीब ने एक अफसोस भरी नज़र उन पर डाली। जब उन्होंने हसीब पर गोली चलाई थी, उसी लम्हे इलियास आंधी की तरह अंदर आया था। उनके हाथ से पिस्तौल छीना, फिर एक तूफानी मुक्का उन्हें रसीद किया, जिसके नतीजे में उनका जबड़ा तड़क गया था। लालच इंसान से बहुत कुछ करवाती है। वो अपने हिस्से की ज़मीन अल्लों तलल्लों और शाखर्चियों में उड़ा चुके थे और अब उसके हिस्से पर दांत जमाए बैठे थे, मगर उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका था। वसीयत ने उनकी उम्मीदों का महल ज़मीं बोस कर दिया था, जिसने उन्हें इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया था। ये देखकर वो सारी तकलीफ़ भूल गए और तनफन करते आंखों में नफ़रत की चिंगारियां लिए उसकी तरफ आए। मुझे क्यों बंद किया है इस कमरे में? निकालो मुझे यहाँ से। मैं तुम पे अगवा और नाजायज़ हिरासत में रखने के जुर्म में पर्चा करा दूंगा। वो चीखे थे। टूटे जबड़े ने आवाज़ यकसर बदल दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बदरू चीख रही हो। आपको इस वक्त यहाँ नहीं बल्कि काल कोठड़ी में होना चाहिए था चचा। आपने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, लेकिन शायद अभी मेरी ज़िंदगी के कुछ पल बाकी थे जो मैं अब भी सांस ले रहा हूँ। वो तलखी से गोया हुआ। जवाब में चौधरी अकरम ने ज़मीन पे थूका था, तुझे मर ही जाना चाहिए था। तू ख़ानदान का दुश्मन है, हमारी पुरखों की विरासत का दुश्मन। ज़मीन बेचना चाहता है? अरे हमारी नस्ल में आज तक किसी ने ज़मीन बेचने की बात नहीं की, हमेशा नई ज़मीन खरीदी है। हसीब सुकून से खड़ा रहा। अब मुझे यहाँ से निकालो वरना तुम्हारी खैर नहीं।
जब मेरी गुमशुदगी की खबर आम होगी तो मेरा ख़ानदान मुझे ढूंढने में कोई कसर नहीं उठा रखेगा। टूटे जबड़े और कसमपुरसी की हालत में होने के बावजूद वो गर्दन अकड़ाए हुए थे। रस्सी जल गई थी मगर बल नहीं गए थे। आपके ख़ानदान को पता नहीं चलेगा क्योंकि उन्हें पता है कि आप कई कई हफ्ते घर से गायब रहते हैं, न जाने कहाँ अयाशियाँ करते रहते हैं। आखिरी जुमला उसने बुड़बुड़ा कर कहा था, आपने मुझ पर कातिलाना हमला किया है जिसकी आईने पाकिस्तान में बहुत सख्त सज़ा है। इस हमले के गवाह हाई कोर्ट के एक सीनियर वकील हैं जिनकी गवाही मोतबर मानी जाएगी। अब बोलें, क्या हवालात की हवा खाना चाहेंगे? वो उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला। अकरम का चेहरा जैसे मस्क हुआ था। कोई माइका लाल मुझे सज़ा नहीं दिलवा सकता। चौधरी अकरम नाम है मेरा। तुम कल के लोंडे सज़ा दिलवाओगे मुझे? एक बार मुझे यहाँ से निकल जाने दो। पुलिस, अदालतों और कानून को अपनी घर की दाश्ता बना दूंगा। उनका मगरूर अंदाज में ज़मीनी खुदाओं का सा तासुर था। हसीब होंठ भींच कर रह गया। ठीक है, फिर आप यहीं रहें, मैं देखता हूँ आप कैसे निकलते हैं यहाँ से। वो बोला तो आंखों में सर्द मोहरी सी जम गई थी। मुझे निकालो यहाँ से, चौधरी अकरम तनफ्फुर से चीखा। हसीब अनसुनी करता, एक तुंद नज़र उन पर डालता बाहर आ गया। इलियास ने दरवाज़ा फिर लॉक किया था। ज़ख़ीम दरवाजे के पीछे उनकी चीखों पुकार दब कर रह गई थी। अगर आपका हुक्म हो छोटे चौधरी तो इसकी थोड़ी सी खातिर तवाज़ो हो जाए। मैं शर्त लगाता हूँ कि इसके बाद ये आपसे इस अंदाज में बात नहीं करेगा। इलियास दरवाज़ा लॉक करने के बाद मुस्कुरा कर बोला। हसीब ने उसे घूरा। पता नहीं वो क्या खार लिए बैठा था उनसे। कोई बदला था जिसे चुकता करना चाहता था। जबड़ा तो तुम तोड़ ही चुके हो, अब क्या मज़ीद खारिश हो रही है तुम्हारे हाथों में? हसीब ने उसे घर का, उसने आप पर हमला किया छोटे चौधरी, अब उसे सबक तो मिलना चाहिए ना। मुझे रह रह कर गुस्सा आता है उस मूजी पर। क्या आप उसे पुलिस के हवाले करेंगे? वो दांत पीस कर बोला, फिर पूछने लगा। हसीब राहदारी में आगे चलने लगा। इलियास एक कदम पीछे था। फ़िलहाल इसी कमरे में रखो, खाना पानी देते रहो, मैं कल तक बता दूंगा कि क्या करना है। वो खुद तज़्बज़ब का शिकार था। अगर उसे पुलिस के हवाले करता तो खबर आम हो जाती, जिसे वो मुख्फी रखना चाहता था। फिर शदीद ख़ानदानी दुश्मनी का आगाज़ भी हो सकता था। और हाँ, इसके साथ मज़ीद मारपीट मत करना, 50 साल का आदमी अब मर आ जाएगा। हसीब ने उसे तंबीह की तो इलियास ने सादतमंदी से सर हिलाया था। हसीब लॉन में लगी कुर्सियों पर बैठा था। सामने पड़ी टेबल पर नया अखबार और आम के जूस का जग रखा था। उस वक्त वो अकेला था। शीना अभी उसके पास से उठकर अंदर गई थी। इलियास एक तरफ से आता दिखाई दिया, फिर उसे सलाम किया। क्या बात है? हसीब ने सलाम का जवाब देकर उसे देखा, जो काफ़ी संजीदा नज़र आ रहा था। वो, छोटे चौधरी, एक मसला हो गया है। उसने परेशानी से माथा छुआ। चौधरी अकरम की तबीयत कल से ख़राब है। वो खाना नहीं खा रहा और बाहर जाने की रट लगा रखी है। वो बोला तो हसीब के माथे पर बल नमूदार हुए। कल जब मैं उसे खाना देने गया तो बच्चों की तरह रो रहा था और अब बेहोश है। इलियास ने उसे मुत्तला किया। हसीब उठ खड़ा हुआ। चलो देख आते हैं उसे। वो इलियास के साथ अंदर की तरफ आया। आखिरी बार उसे अकरम से मिले 3 दिन हो गए थे। तब उसकी अकड़ बरकरार थी। इलियास ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। वो अंदर आया और रुक सा गया। चौधरी अकरम कारपेट पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। कमीज़ के कई बटन खुले थे और सांस की हल्की सी खरखराहट सुनाई दे रही थी। वो उसके करीब आकर पंजों के बल बैठ गया। नब्ज़ चल रही थी। हसीब ने उसके चेहरे को बगौर देखा। टूटा जबड़ा बेहद भयानक लग रहा था। सोजन बढ़ गई थी और एक जानिब से चेहरा नीलाहट लिए हुए था। उसके होंठ भींच गए। हसीब ने उसे हिलाया तो उसने आंखें खोली थीं। फिर उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ा। उस लम्हे उसका तनफन और चौधराहट रुखसत हो गई थी और वो काबिले रहम लग रहा था। खुदा के लिए मुझे जाने दो, वो गिड़गिड़ाया। क्यों बंद किया है मुझे यहाँ? मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की थी। अब मुझे निकालो यहाँ से, मुझे इलाज की ज़रूरत है। हसीब दम बखुद रह गया। ये चंद दिन पहले वाला चौधरी तो नहीं था। इन्हें छोड़ दो इलियास। हसीब का दिल पसीजा था। मेरे ख्याल में इतनी सज़ा काफ़ी है। इलियास ने कुछ कहना चाहा मगर हसीब ने हाथ उठाकर उसे रोका था। जैसा कहा है वैसे करो, वो 2 टोक लहजे में बोला, फिर बाहर निकल आया। बेशक उन्होंने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। दौलत की हवस उनका खून सफ़ेद कर चुकी थी, मगर वो उन्हें छोड़ने का फैसला कर चुका था। शायद यहाँ बिताए कुछ दिन उन्हें सबक देने के लिए काफ़ी होते।
اور وہ کبھی اس کی اور شینا کی زندگی میں روڑے نہ اٹکاتے۔ 6 ماہ بعد اتنا خوبصورت موسم دیکھ کر شینا باہر نکل آئی تھی، ایک خوبصورت کشمیری شال لپیٹے۔ باغ میں وہ چہل قدمی کر رہی تھی، چھوٹی سی ناک ہلکی سی سرخ ہو رہی تھی، ہلکی نرم دھوپ چہار سو پھیلی ہوئی تھی۔ دسمبر کے یکبستہ مہینے میں ایسی دھوپ بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ حسیب اسے دیکھ کر اس کی طرف ہی آیا تھا۔ شینو کیا کر رہی ہو یار، اندر چلو اور آرام کرو، وہ محبت بھری خفگی سے بولا۔ جیسی حالت اس کی تھی اب اسے آرام ہی کرنا چاہیے تھا۔ اوفو حسیب، آپ کا اور امی کا بس چلے تو مجھے بیڈ سے ہی نہ اترنے دیں، بلکہ بیڈ سے باندھ کر رکھ دیں۔ میں دھوپ انجوائے کرنے آئی ہوں، دیکھیں نا کتنی چمکیلی دھوپ ہے۔ وہ ہلکی سی مسکرائی، شال کو کچھ اور لپیٹا تھا۔ تمہیں سردی لگ جائے گی، تمہاری ناک پہلے ہی سرخ ہو رہی ہے۔ وہ ہنوز فکر مند تھا۔ آج سردی نہیں ہے تبھی تو آئی ہوں باہر، آپ فکر نہ کریں، مجھے کچھ مالٹے توڑ کر دیں۔ اس نے بے پرواہی سے ہاتھ جھلایا اور مالٹوں سے لدے درخت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کچے ہیں ابھی، حسیب نے اسے یاد دلایا۔ مجھے کچے ہی تو کھانے ہیں، وہ ہنسی تھی۔ تم آج کل بہت کھانے لگی ہو، دیکھو کتنی موٹی ہو گئی ہو۔ حسیب نے آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھا۔ اس کے گال خاصے بھر گئے تھے، رخسار پہلے کی نسبت زیادہ سرخ رہنے لگے تھے، اور شال کے نیچے پیٹ ہلکا سا ابھر آیا تھا۔ جی نہیں، یہ موٹاپا کھانے کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کا کیا دھرا ہے یہ سب، وہ تنگ کر بولی، پھر حیا سے چہرہ سرخ ہوا۔ حسیب کی بے ساختہ ہنسی نکلی، پھر محبت سے اسے دیکھا۔ شینا امید سے تھی، 4تھا مہینہ چل رہا تھا اور وہ ماں بننے کے مرحلوں سے گزر رہی تھی۔ اس کے وجود میں نئی زندگی پنپنے لگی تھی۔ عثمان ہاؤس پر سورج اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، لان میں لگے پودے نکھر آئے تھے۔ کئی دن بعد ایسی چمکیلی دھوپ نکلی تھی اور سردی کی شدت کو ماند کر کے رکھ گئی تھی۔ شینا حسیب کے ساتھ چلتی ہوئی پورچ میں کھڑی گاڑی میں آن بیٹھی۔ انہیں یہاں آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ حسیب اسے چیک اپ کے لیے لایا تھا اور اب دونوں رفیع کے ولیمے پر جا رہے تھے۔ سنبھل کر رہنا بیٹا اور جلدی گھر آ جانا، نگینہ فکر مندی سے اس کے ساتھ گاڑی تک آئی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ شینا گھر پر رہے، مگر وہ حسیب کے ساتھ جانے پر بضد تھی۔ فکر ناٹ ماما، وہ ہنسی، نقشق سے تیار خوبصورت میرون کلر کا کامدار فراک پہنے، پتلا سا شال نما دوپٹہ لیے، بالوں کا جوڑا بنائے، وہ آسمان سے اتری کوئی الگ ہی مخلوق لگ رہی تھی۔ حسیب کی نظریں اس پر ٹک نہیں پا رہی تھیں، وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ویسے شینا، ماما کہتی تو ٹھیک ہیں، تمہیں گھر پر رہنا چاہیے تھا، وہ گاڑی سڑک پر لا کر بولا تو شینا نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ اف خدایا، میرے ہی پیچھے سب کیوں پڑ گئے ہیں؟ لیٹی رہو، آرام کرو، اٹھو مت۔ میں کیا اب شادیوں میں بھی نہ جاؤں؟ نہ بابا نہ، میں تو شاید ڈانس بھی کروں وہاں جا کر، وہ اٹھلا کر بولی تو حسیب کی آنکھیں پھیلی۔ تم ڈانس کرو گی وہاں؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ سوچنا بھی مت ایسی کسی حرکت کے بارے میں، کل بھی کہہ رہی تھی کہ کمر میں درد ہے اور اب تمہیں نئے چونچلے سوج رہے ہیں۔ وہ خفگی سے اسے دیکھنے لگا تو شینا کھلکھلا کے ہنسی۔ ارے نہیں کرتی کچھ بھی، ویسے ہی چڑھا رہی تھی۔ لیکن حسیب، ہم شادی پہ تو جا رہے ہیں مگر ان کے لیے کوئی گفٹ لیا ہی نہیں، وہ فکر مندی سے بولی۔ کس نے کہا ہے کہ گفٹ نہیں لیا؟ میں نے لیا ہے نا، حسیب بولا، پھر گاڑی کا ڈیش بورڈ کھول کر ایک رنگ کیس اس کی طرف بڑھایا۔ شینا نے کھول کر دیکھا، خاصی قیمتی رنگ تھی۔ اس نے کیس واپس بند کیا۔ یہ تو میں گفٹ کر دوں گی، آپ کیا کریں گے اپنے دوست کو؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ میں گاڑی دوں گا، وہ اطمینان سے بولا۔ آج رفیع کا ولیمہ اس کے نئے گھر میں ہو رہا تھا، وہ 2 دن سے یہاں تھے۔ حسیب تو بارات پر بھی گیا تھا مگر شینا نہیں جا سکی تھی۔ پچھلے 6 مہینوں میں حالات خاصے بدل گئے تھے۔ رفیع کو 1 سال جیل ہوئی، لیکن اچھے طرز عمل اور سزا کے خلاف اپیل کی وجہ سے وہ جلد رہا ہو گیا تھا۔ اپنے پچھلے کاموں سے مکمل طور پر کنارہ کش ہو چکا تھا۔ عثمان داؤد کے کاروبار نے یو ٹرن لیا تھا۔ حسیب نے بھی اپنا کافی پیسہ ان کی کمپنی میں انویسٹ کر دیا تھا اور اب وہ کمپنی میں برابر کا شراکت دار تھا۔ وہ کاروبار جس کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ تھا، اب دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا تھا۔ گاڑی شہر کی پختہ سڑکوں پر دوڑتی پوش علاقے کی طرف مڑ گئی تھی اور ایک درمیانے سائز کے خوبصورت بنگلے کے پاس آن رکی۔ بنگلے کے باہر کئی گاڑیاں کھڑی تھیں اور ہلکے میوزک کی آواز گونج رہی تھی۔ حسیب نے گاڑی پارک کی، پھر باہر نکل کر شینا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی گاڑی سے باہر نکالا اور ہاتھ تھام کر اسے ساتھ لے کر بنگلے کے داخلی دروازے کی طرف آیا جو پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ سامنے ہی رفیع کھڑا تھا، عمدہ سیاہ شیروانی میں ملبوس، وہ خاصا سوبر لگ رہا تھا۔ ساتھ ہی برائیڈل ڈریس میں کھڑی لڑکی صنم تھی۔
रफ़ी उसे देखकर तेज़ी से उसकी तरफ आया और उसे लिपट गया। हसीब ने उसे मुबारकबाद दी थी। खुशी रफ़ी के अंग अंग से हुवैदा थी। सनम भी शीना के गले लग गई। उसके अंदाज में कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी सी थी। वो उस लड़की को दिलो जान से नापसंद करती थी, उसका घर तोड़ना चाहती थी, मगर अब हालात बदल गए थे। जब वो शीना से गले मिलकर अलग हुई तो दोनों के दिल कदरे साफ हो चुके थे। हसीब की कोशिशों से सनम रफ़ी से शादी के लिए तैयार हुई थी। उसका माजी दागदार था, मगर रफ़ी फिर भी उसे चाहता था और उसकी हर कोताही को माफ़ करने को तैयार था। उससे बेहतर जीवन साथी शायद उसे ना मिल पाता। ओफ़ो, कहाँ लेके जा रहे हैं, बताएं तो सही, शीना ने कोई तीसरी बार पूछा था। हसीब सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया तो शीना ने होंठ भींचे। वो दोनों गाड़ी की फ्रंट सीट्स पर बैठे हुए थे। उस्मान हाउस से गांव जाने के लिए निकले थे, मगर हसीब ने गाड़ी का रुख अंदरून शहर की तरफ कर दिया था और अब उसे बता भी नहीं रहा था कि कहाँ ले जा रहा है। कहीं आप मुझे अगवा तो नहीं कर रहे हैं ना? शीना ने खदशा जाहिर किया तो हसीब हंसा। ये भी कोई पूछने की बात है? अगवा तो तुम्हें मैं कब का कर चुका हूँ, तुम पे बहुत सारे हकूक हासिल कर चुका हूँ। फिर उसे भरपूर नज़रों से देखा। शीना ने नेवी ब्लू कलर की लॉन्ग शर्ट और पाजामा पहना था। बाल कैचर में कैद कमर पर गिर रहे थे और मली चेहरे के गिर्द कंट्रास्ट का दुपट्टा लिपटा हुआ था। ओफ़ो, बताएं तो सही, कहाँ ले जा रहे हैं? अब ये तो सरप्राइज़ है बीवी, थोड़ा सा सब्र कर लो। इतनी बेसब्री क्यों हो रही हो? वो कुछ भी नहीं बता रहा था। शीना मुंह बना कर रह गई। हसीब ने एक जगह गाड़ी रोक दी और फिर पूरी तरह से उसकी तरफ मुड़ा और दिलकशी से मुस्कुराया। इर्द गिर्द देखो, तुम्हें कोई गैर मामूली चीज़ नज़र आ रही है क्या? मुस्कुराकर शीना से पूछा था, जो खफा सी बैठी थी। वो मुतलाशी नज़रों से इर्द गिर्द देखने लगी। कुछ भी तो नहीं था। सामने शॉपिंग मॉल था और 5 स्टार्स होटलों की इमारतें थी। क्या है हसीब, बताएं ना? वो आसपास देखती रही, समझ नहीं पा रही थी कि सरप्राइज़ क्या है कि उसकी नज़रें एक चीज़ पर पड़ी और वो दंग साकित से रह गई। हसीब, ये क्या है? वो हैरत ज़दा सी उसकी तरफ मुड़कर बोली। हसीब के होंठों पर आसूदा सी मुस्कुराहट फैली। सामने ही मौजूद 5 मंजिला वसीओ अरीज शॉपिंग मॉल की इमारत थी, जिसके ऊपर शीना शॉपिंग मॉल का बड़ा सा साइन बोर्ड जगमगा रहा था। ये तुम्हारे लिए है जान, वो जज्ब से बोला। शीना यकटुक उस इंसान को देख रही थी। हसीब की निगाहों में भी वारफ्तगी उतर आई। उसे वो दिन कभी भी नहीं भूला था जब उसने शीना को इस मॉल में पहली दफ़ा देखा था, जब वो आफिया के साथ आई। कितने नखरे कर रही थी वो, हर चीज़ में नुक्स निकाल रही थी। कुछ चीज़ें लेती तो कुछ रिजेक्ट किए जा रही थी और हसीब तब तक उससे नज़रें नहीं हटा पाया था जब तक वो मॉल से निकल नहीं गई थी। तुम्हें पहली बार इसी जगह देखा था ना, तो सोचा ये जगह मेरी जानम के नाम होनी चाहिए, तो इसे तुम्हारे नाम करा दिया। कैसा लगा ये सरप्राइज़? वो बोला तो शीना की आंखों में हल्की सी नमी झिलमिलाई। वो उस इंसान की मोहब्बतों की असीर हो गई थी। हर लम्हा खुद को उस पर निछावर कर रहा था। वो उसकी उल्फत की बारिशों में भीग कर उसकी रूह तक निखर आई थी। जिंदगी का लुत्फ तो बस उसी के संग था। गाड़ी शहर से निकलकर हवेली की तरफ रवां दवां थी। हसीब ने म्यूजिक प्लेयर ऑन किया तो मुगनिया की मधुर आवाज़ गाड़ी में गूंजने लगी। मनपसंद इंसान का साथ कम लोगों को नसीब होता है और जिन्हें मिल जाए वो खुशकिस्मत होते हैं। शीना आहिस्ता से अपना सर उसके कांधों से टिका गई। आंखें बंद होकर बहुत सुनहरे ख्वाब बुनने लगी थी। बंद आंखों के झरोकों में खुशगवार मुस्तकबिल के अनोखे सपने जुगनू बनकर चमक रहे थे। उस लम्हे दोनों के दिल एक ही लय पर धड़क रहे थे। शायद वो एक दूसरे के लिए ही बने थे।